चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को कानो कान भी खबर नहीं होने दी गई। गंडापुर साहब सोलो फ्लाइट के चक्रों में हैं। लाहौर की मीटिंग सारी प्री प्लान थी। मुज़ाकरात और एहतजाज दोनों के लिए कैसे चल सकते हैं। पीटीआई को अंदरूनी ग्रुपिंग खत्म करना होगी। ग्रुपिंग तहरीक की कामयाबी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गंडापुर और मौलाना साहब फिर आमने सामने। पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग का बहाना बनाकर आलिया हमजा को दूर रखा गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा गया कि उनकी अपनी कोई मसरूफियात थी। पार्टी के बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। तहरीक कामयाब होगी या हमें सियासत छोड़ना होगी। ऐसी ज़बान सियासी तौर पर इंसान को कामयाब नहीं कर सकती और ये तहरीक भी इसी तरह कामयाब नहीं होगी। तहरीक इंसाफ के वोटर्स बहुत बड़ी कंफ्यूजन का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की आजकल जो लेटेस्ट तहरीक चल रही है, इमरान खान को रिहा कराने के लिए 2 दिन पहले इस तहरीक का आगाज़ किया गया है, लेकिन इस तहरीक के आगाज़ से ही ये पता चल चुका है कि इसका अंजाम क्या होगा। जिस तरीके के अंदरूनी इख्तलाफात अब खोल के सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से पंजाब की जो पार्लियामेंट्री जो हैं ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमजा को साइड पे किया गया है, क्यों किया गया है, और सनम जावेद का नाम भी नहीं लिया जा रहा, और अली अमीन गंडापुर साहब जो सोलो फ्लाइट पकड़कर अपने आप को मौला जट ज़ाहिर करके इस तहरीक को कामयाब बनाने के चक्रों में हैं, तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, अल्लाह करे हम गलत साबित हों, हमारे मुंह में खाक, कि ये तहरीक भी कोई खातिर खा कोई नताइज भी नहीं हासिल करने वाली। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बाकी जो तज्ज़ियाकार हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके बकौले मैं बात कर रहा हूँ, और ये हमारा भी एक मुशाहिदा है एक न्यूज़ एंकर होने के नाते। अच्छा खैर, अब हम एक दिन पहले क्या कुछ हुआ है उसका हम रिकैप कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जनाब लाहौर आए और इससे पहले वहाँ पे इस बात को बाकायदा सीखा राज में रखा गया कि ये बात हमने ओपन नहीं करनी कि हम वहाँ जाके क्या करेंगे और कहाँ से हम ये अपने मामलात का आगाज़ करेंगे, क्योंकि ये मसलहत पसंदी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि आपने 11th आवर और या आखिरी स्टेज पे आके मामलात को डिस्क्लोज़ करना होता है। अब यहाँ पर मिर्ज़ा अफरीदी साहब यहाँ पे हैं जो उनको ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे उस प्लेटफॉर्म को। एक कवाली नाइट थी बेसिकली, और वहाँ पे बड़े जोशीले ख़ताब भी किए गए। गंडापुर साहब ने ये भी कहा कि हम 90 दिन की तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं और 91वें दिन अगर हमने जो मकासद हमारे हैं उनको हमने अचीव ना किया तो या तो हम सियासत छोड़ देंगे या फिर जो सिस्टम है उसको हट जाना होगा, उसको अपने घर जाना होगा। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। गंडापुर साहब इससे भी बड़ी बड़ी बातें पहले भी कर चुके हैं, और उनका उस चीज़ का नतीजा क्या निकला है, किस तरीके से वो उड़ान भरते हैं और किस तरीके से जनाब फिर वो नीचे गिरते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, तहरीक इंसाफ के वोटर्स और कारकुनान भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं, पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है। और आजकल क्या हो रहा है, अब कल की जो अपडेट्स हैं, अब ये पिछले एक दिन पहले के 2 दिन पहले की जो अपडेट्स हैं आपके सामने हमने रखी हैं, उसका एक थोड़ा सा हमने रिकैप किया है। अब कल उसकी मीटिंग के बाद गंडापुर साहब वापस चले गए थे और वहाँ इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इख्तलाफात जो तहरीक इंसाफ में हैं बड़े खुल के, पहले चहमगोइयाँ हो रही थी कि जो टॉप लीडरशिप है उसकी सिर्फ वो थे, जो पंजाब की जो लीडरशिप है उसके कुछ अरकान थे, वो जो अपोजिशन लीडर हैं भेचर साहब, वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र हैं पंजाब की इसकी पीटीआई की आलिया हमजा, डेफिनेटली वो एक पार्टी के अंदर एक ओहदा है और उनकी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि एक सूबे का, उनकी पार्टी के एक सूबे का सीएम आ रहा है, उनसे मशवरा किया जाए और जो सियासी कमेटी है उसके अंदर उनको इंक्लूड किया जाए, और जो आगे उनको किस तरीके से सीएम साहब को हमने वेलकम करना है या तहरीक का आगाज़ हम करने जा रहे हैं उसकी कोई तरतीब होगी, हमने क्या लाहे अमल क्या तरतीब देना है। जनाब इस चीज़ को, ये सारी जो मामलात हैं, इनको जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं उससे सीगा राज में रखा गया है, उनको इस चीज़ का इल्म भी नहीं होने दिया। अब आगे क्या हुआ है, आलिया हमजा साहब ने, अच्छा साहब ज़ेरे सहाफ़ी सवाल करते हैं, सहाफ़ी तो फिर नहीं छोड़ते, वो तो घर तक छोड़ के आते हैं। उनने ये सवाल किया है, चहमगोइयाँ होने लग गई कि आलिया हमजा साहबा नज़र क्यों नहीं आ रही। ठीक है, सनम जावेद की हम बात कर सकते हैं, वो ज़रा बड़े बयानात देती हैं इसके ख़िलाफ़, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके ख़िलाफ़ बयानात देती हैं, इस वजह से शायद इसको सामने नहीं लाया गया। लेकिन जब इनसे पूछा गया है कि आलिया हमजा साहबा क्यों नहीं है, ये फिर ये जो इस चीज़ का जवाब है, एक पीटीआई का एक सोशल मीडिया ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है बल्कि, उसमें एक ऑडियो वहाँ से एक लीक हुई है। वो उस ऑडियो में इस चीज़ का जवाब दिया गया है कि इसको जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं वो इस सारे मामलात में शामिल ही नहीं है। वो कहाँ हैं, वो
آپ سولو فلائٹ لے کے بغیر کسی لاہ عمل کے، بغیر کسی ترتیب کے، بغیر کسی مشورے کے، بغیر کسی سیاسی پارٹی کے ایک واضح لاہ عمل کے آپ ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اس طریقے سے بمباسٹک جس کی آپ شروعات کرنے کا آپ دعویٰ بھی کر رہے ہیں. تو اس میں جو چیز سامنے آئی ہے اس میں یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے اس چیز کا جواب یہ دیا ہے کہ جو آڈیو وہ جو لیک ہوئی ہے اس کی تفصیل ہم بتا رہے ہیں. وہ اس میں انہوں نے آڈیو جو ہے اس نے سب سے پہلے واضح سامنے آئی ہے وہ ہے جناب منصور علی خان صاحب نے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ اس کو نشر بھی کیا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز کی میٹنگ ہوئی ہے، اسی وجہ سے ہم نے عالیہ حمزہ کو ہم نے شامل نہیں کیا. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں ان کو شامل نہیں کیا. آگے بڑھتے ہیں. جب پریس کانفرنس کی گئی ہے اسلام آباد جا کے، اس میں علی امین گنڈا پور بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ وہاں پہ باقی جو ان کے جو عہدیداران ہیں جو وہاں پہ موجود تھے وہ بھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس میں گنڈا پور صاحب سے پھر صحافیوں نے سوال کیا ہے کہ جناب وہ کہاں ہیں، ان کو شامل کیوں نہیں کیا گیا. ان کو پھر یہ کہا گیا کہ جناب وہ ان کی اپنی کچھ مصروفیات تھیں اور اسی وجہ سے وہ یہاں پر وہ موجود نہیں ہیں. اچھا خیر، اس چیز کا پھر جواب دیا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ایکس پر. انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پنجاب کے چیف آرگنائزر ہونے کے ناطے میرے کچھ پارٹی سے سوالات ہیں. کیا کوئی روشنی ڈالے گا کہ بانی کی رہائی کے لیے کس لاہ عمل کا اعلان ہوا ہے. انہوں نے ایکس پر یہ پیغام لکھا ہے. انہوں نے مزید کہا ہے کہ تحریک انصاف سے اور کیسے چلے گی، تحریک انصاف کی یہ جو تحریک ہے یہ کہاں سے چلے گی اور کیسے چلے گی، یہ ان کا کوٹ ان کوٹ ان کا بیان ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آیا ہے. 5 اگست کا ایک آلریڈی ایک پلان لاہ عمل وہ ترتیب دیا گیا تھا کہ ہم تحریک کا آغاز کریں گے بانی تحریک انصاف کی رہائی کے لیے. خیر، اگر آپ میں سے کسی کی نظر سے گزرا ہو تو میری بھی رہنمائی کر دیں. اس پلان کے بارے میں بات کر رہی ہیں، یہ جو 90 دن کی تحریک کا جو پلان ہے. اچھا، اطلاعات کے مطابق میں پچھلے 2 دن سے بہت مصروف تھی. وہ جو صحافی نے سوال کیا ہے گنڈا پور صاحب سے کہ چیف آرگنائزر وہاں موجود کیوں نہیں ہیں، لاہور بھی موجود نہیں تھی اور اس پریس کانفرنس کے دوران بھی وہ نظر نہیں آ رہی. اچھا، انہوں نے بتایا کہ میں کچھ مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ میں بہت زیادہ مصروف تھی. کیا مصروفیات تھیں، کوئی مجھے بھی بتا سکتا ہے. مطلب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں کہاں مصروف تھی. میرے بارے میں جو چاہے مگوئیاں ہو رہی ہیں، جو پریس کانفرنس میں بھی صحافی نے سوال کیا ہے کہ چیف آرگنائزر نظر نہیں آ رہی، تو وہ جو ہے میں جناب کہاں مصروف تھی مجھے بتایا جائے. اب اندازہ لگائیں اس موقع پہ جب آپ جہاں پہ آپ کو ایک یونیفائڈ اپروچ کی جہاں ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک پراپر اندرونی اختلافات کو بھلا کے ایک آپ سمجھیں کہ آپ کو جو اختلافات واضح ہیں یا اندرونی طور پہ ہیں یا بیرونی طور پہ ہیں جو دنیا اس کے عوام کے سامنے واضح ہیں، ان کو بھلانا پڑتا ہے. بڑے مقاصد کے لیے آپ کو بڑی قربانیاں بھی دینا پڑتی ہیں، اکٹھے بیٹھنا پڑتا ہے. آپ یہ نہیں کہ خاص موقعوں پہ بھی آپ منہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہوں. خیر، آگے بڑھتے ہیں. آگے کیا ہوا ہے پھر جناب؟ اس تحریک کے اس پریس کانفرنس کے بعد پھر چہہ مگوئیاں ہونا شروع ہو گئی ہیں. کس طریقے سے جناب یہ پورے کا پورا قافلہ آسانی سے اسلام آباد لاہور تک پہنچا ہے اور درمیان میں کوئی رکاوٹ بھی پیش نہیں آئی، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے تک یہی گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، یا اس سے پہلے جو یہاں پہ نگران سیٹ اپ تھا، پی ٹی آئی کا 5 لوگ بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تھے. کوئی کارنر میٹنگ بھی یہ ہیلڈ کرنے کے قابل نہیں تھے. یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ سارا کچھ وہاں کیسے ہوا ہے؟ اب پی ٹی آئی کے اندر سے بھی جو ان کے جناب نوجوان ہیں یا جتنے ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ سوالات کرنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیسے ہوا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب یہ کیسے وہاں تک پہنچ گئے آسانی سے؟ ان کے اوپر ہاتھ کیوں نہیں ڈالا گیا پولیس کی طرف سے یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے؟ کس طریقے سے ان کو جناب سافٹ کارنر انہوں نے شو کیا ہے. اب جناب عظمہ بخاری صاحب نے بھی ایک بیان دیا، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اچھا بچہ ہونے کا ثبوت بھی دیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں لاہور آؤں گا اور ہم ہلا گلا نہیں کریں گے اور ہمیں یہاں آنے دیا جائے. اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں جو نو ٹرسٹ جو موشن جو آج کل آنے جا رہی ہے تحریک، اس میں کے پی کے اسمبلی میں، اس کو جناب یہ ڈیلے کرنے کے چکروں میں ہے. عدم اعتماد جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جے یو آئی مل کے یہ جو تحریک وہ وہاں پر تحریک عدم اعتماد لانے کے چکروں میں ہے. خیر، وہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان بھی آج کل بڑی کشمکش کا شکار ہیں. وہ کس طریقے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، اور اب انہوں نے کہا کہ اب یہ تبدیلی آنی چاہیے، اور اس تبدیلی کا انہوں نے اشارہ بھی دے دیا ہے کہ کس طریقے سے اندر جوڑ توڑ شروع ہو گئی ہے.
गंडापुर साहब ने भी ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी उन्होंने फजलुर रहमान साहब को बड़े आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये आज भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, ये फार्म 47 वाले हैं। उनने मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने ये कहा है और उन्हें एक चैलेंज भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये समझते हैं कि KPK की जो गवर्नमेंट है ये एक जनाब जाली मैंडेट है, तो मैं आज मौलाना साहब को चैलेंज करता हूँ, मेरे हलके में जहाँ पे मेरे भाई ने इलेक्शन में इन्हें हराया है, मेरा भाई इस्तीफ़ा देता है, दोबारा इलेक्शन लड़ाते हैं, हर पोलिंग स्टेशन पे हम जनाब वो करते हैं, कैमरे लगाते हैं, ख़र्चा मैं करूँगा। आएँ मौलाना साहब, खुला उनको चैलेंज है, सियासी चैलेंज है, आएँ और इलेक्शन लड़ें, देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। खैर ये बहुत बड़ा चैलेंज है और मेरी नज़रों में ये गलत चैलेंज भी नहीं है, इसको मौलाना साहब को चाहिए कि एक्सेप्ट कर लें। अगर उन्हें अपनी उस पर सियासी बसीरत पे अगर वो इतना ज़्यादा अपनी उससे मुतमईन भी हैं और अपने वोटर्स पे उन्हें एतमाद भी है और फार्म 47 या फार्म 45 की चक्करों में वो ना पड़े, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उन्हें चाहिए कि ऐसा कर लें। ये उनके लिए ही फ़ायदा है क्योंकि अभी भी उनके हाथ में कुछ नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये इसके बाद फिर क्या हुआ है? इसके बाद जनाब नून लीग की तरफ से बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर। तहरीक इंसाफ के बारे में सबसे पहले जो बयान दिया है वो राना सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये वही जमात है जो मुज़ाकरात की बात नहीं करती थी, ये वही जमात है अब मुज़ाकरात की बात भी कर रही है, हमें ललकार भी रही है और आर या पार होने की बातें भी कर रही है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि इनकी मतलब तहरीक जो है इसका ये क्या रुख पकड़ने वाली है। हमें भी इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही, लेकिन वो जो शौक़ पूरा करना चाहते हैं वो कर लें। वो भी अगर तैयारी के साथ आना चाहते हैं तो हम पहले से तैयार बैठे हुए हैं। अगर कोई हल्ला गुला करेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरीके से हमारे साथ वादा किया है कि हम जनाब एक अच्छे बच्चों की तरह हम बिहेव करेंगे, अगर वो अच्छा बच्चा बन के बिहेव करते रहेंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं है। वो जो कुछ करना चाहते हैं करें, खुल के खेलें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है, वो ये कि तहरीक इंसाफ के अंदर ये भी बातें शुरू हो गई हैं कि गंडापुर साहब ने ये ब्रेक की है, ये खबर भी, कि हम मुज़ाकरात का मामला भी, मुज़ाकरात के दरवाज़े भी हमने खुले रखे हुए हैं। अब मुज़ाकरात किसके साथ करने हैं? साफ ज़ेरे हुकूमत बैठी हुई है और जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो DG ISPR हैं, उनने भी, उनकी तरफ से भी कोई खातिर खा, कोई बर्फ़ पिघलने का कोई इशारा नहीं मिल रहा। उनकी तरफ से भी ये बयानात सामने आए हैं कि अगर मुज़ाकरात, हमारी तरफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना हमारे साथ कोई कर रहा है और ना हम किसी के साथ बैकडोर राब्ते में हैं। और मुज़ाकरात, ये गंडापुर साहब ने फिर ये कहा है कि मुज़ाकरात हम उन्हीं से करेंगे जो मुज़ाकरात करने वाले, जिनके साथ किए जाते हैं। इनके पास तो मैंडेट भी नहीं है और ये जाली हुकूमत है, दिस दैट, ये खैर ये बातें दोहराई गई हैं, बार बार ये दोहराई गई हैं। अब ये सारा कुछ जो हमने रोदाद आपके सामने रखी है, ये स्टोरी पिछले 2 दिन की है। आगे क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि इसके ऊपर अगर तज्जिया किया जाए, ये सारा जो लाहे अमल जब बनाया गया है, जिसके अंदर कोई लाहे अमल है ही नहीं, जो तरतीब बनाई गई है जिसके अंदर कोई तरतीब ही नहीं है, जो यूनिफाइड एक अप्रोच के तहत इन्होंने मामलात चलाने की कोशिश की है, उसके अंदर कोई यूनिटी नज़र ही नहीं आ रही। अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं कि सब के सामने आ चुके हैं, वर्कर भी कोई सामने नहीं आने वाला। और इनकी ये जो तहरीक है ये भी कुछ टाइम के बाद समझें कि हमारे मुँह में खाक, हम चाहते हैं यहाँ पर जनाब सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो ख़त्म होना चाहिए, सारे मिल बैठें और जो एक दूसरे के ये जो इंगेजमेंट के जो रूल्स हैं उनको जनाब दोबारा रीडिफ़ाइन करें और मुल्क किसी नई सियासी तजर्बे का या इस तरह के मामलात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ख़ित्ते के अंदर भी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं और हमारे ख़िलाफ़ जो महाज खुले जा रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ासकर, वो पाकिस्तान इस तरह के मामलात को जनाब, इस तरह के जो सियासी अंदरूनी खलफशार हैं इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसीलिए सबको मिल बैठना चाहिए। ये सबका मुल्क है, आपका मुल्क है, हमारा मुल्क है और फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी हमारा है और सब कुछ हमारा है। हम यहीं पे हम रहते हैं, ये मुल्क है तो हम लोग हैं। इसीलिए अब हमें चाहिए कि हम बड़ी संजीदगी से कोई कदम उठाएं। तहरीक इंसाफ जिस तरीके का आगाज़ करने जा रही है, अब इसका जो अंजाम है इसके आगाज़ से ही पता चल रहा है। जिस तरीके से ये सोलो फ्लाइट के चक्रों में है और वहाँ पे जिस तरीके से जनाब अंदरूनी वो है खींचातानी इनकी शुरू हो गई है, किस तरीके से ग्रुपिंग है, ये सब कुछ अयां हो चुका है। इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा भी जा चुका है, इसके ऊपर बहुत कुछ जनाब डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी बहुत कुछ जनाब कहा गया है
اور جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ تو جناب روزانہ اسی کے اوپر یہی ٹاپک ہی ان کا یہی ہے جناب. جو بھی آپ چینل اٹھا لیں، تحریک انصاف ہے، مذاکرات ہیں، پی ٹی آئی ہے، اور جناب اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، کے پی اسمبلی ہے، گنڈا پور صاحب ہیں، جناب گورنر فیصل کریم کنڈی ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، اب جناب صدر پاکستان کی جو کرسی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ چکی ہے. یہ سارا کچھ گھما پھرا کے تحریک انصاف کے اوپر بات آ جاتی ہے، عمران خان کے اوپر، بانی کے اوپر بات آ جاتی ہے. ان کو دہرانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کیا نہیں ہونے والا. یہ جو ساری تحریک شروع کی گئی ہے جس کے اندر کوئی ترتیب بھی نہیں ہے، کوئی لاہ عمل بھی نہیں ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اور آپ اپنا بھی خیال رکھیے اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے، اور ملتے ہیں ایک اور بلاگ میں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.